वेलकम टू लर्निंग विद मी। आप सभी का स्वागत है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ज्योग्राफी का, एनवायरनमेंट का, अर्थ साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योटो प्रोटोकॉल को सबसे पहले देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो यूएनएफसीसी के तहत आया था और यूएनएफसीसी ने इसको लागू किया था। और ये एक मल्टीनेशनल पर्यावरण ट्रीटी है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मुद्दों को सुलझाने के लिए लागू किया गया था। तो क्या हुआ, जो अपने 1990 में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन हुआ। तो उसके तहत क्या हुआ कि जो डेवलप्ड कंट्री थे उन्होंने बहुत ही अंधाधुंध ढंग से इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ, अपना इन्वायरमेंट हैरेस हुआ, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बढ़ा, क्लाइमेट चेंज होने लगी। तो उससे उसको नज़र आने लगे भाई अपना इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1992 में अर्थ समिट की गई थी जो रियो डी जेनेरियो में हुई थी। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। रियो समिट भी कहा जाता है रियो शहर में होने के कारण इसको। तो वो अर्थ पर हुई फर्स्ट समिट है, अर्थ समिट कहा गया इसको, 1992 में हुई। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ कि अपनी ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ गई, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होने लगा। तो इस कारण क्या हुआ, तो तीन बड़े मुद्दे सामने आए थे अपने वर्ल्ड के सामने। फर्स्ट था बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने लगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ज़्यादा होगा तो क्या बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। उनको अपने लिए सूटेबल या अनुकूल टेम्परेचर या इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, जिस कारण क्या है वो मर जाएंगे और बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। सेकंड क्या है, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस का एमिशन ज़्यादा होने लगा। तो सेकंड इशू क्या आया, हाँ अपना इन्वायरमेंट है उसमें ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ज़्यादा हो गया। और क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो क्या हुआ, आइस पर पिघलने लगे, टेम्परेचर बढ़ने लगा। और क्या है, रेन का सीजन जो है वो भी गड़बड़ा गया। तो थर्ड था डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण हो गया टेम्परेचर बढ़ने के कारण या ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस के कारण मरुस्थलीकरण ज़्यादा होने लगा। और जो यूएनएफसीसी है उसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जो यूनाइटेड नेशन के अंडर आती है। यूएनएफसीसी को साइन तो 1992 में किया गया था और ये लागू कब हुआ, 1994 में फोर्स में है। ये 1994 में काम करने लगा। तो मार्च 2019 में कितने कंट्री थे इसके अंदर? इसके अंदर 197 कंट्रीज आते हैं। जो यूएनएफसीसी के अंदर आते हैं ना, उनकी एक मीटिंग होती है हर ईयर। तो उस मीटिंग को क्या कहते हैं, कोप कहा जाता है, कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है वो बर्लिन में हुई थी 1995 में। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थर्ड के अंडर अपना क्योटो प्रोटोकॉल आया था। क्योटो शहर में हुई थी जो जापान में है, तो इस कारण इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। और जो अपने क्या कहते हैं, पिछले ईयर कोप 29 हुई थी जो बाकू अजरबैजान शहर में हुई थी, 11 से 22 नवंबर 2024 में हुई थी। ये हर ईयर इसकी मीटिंग होती है। जो देश ने साइन किया है इसको तो उनको ये पार्टी अटेंड करना कंपलसरी है। तो अब हम जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, क्योटो एक क्या है, शहर है। तो उस शहर में मीटिंग हुई तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, तो उसके नाम पर इसका नाम क्योटो रखा गया। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए थे, क्योटो प्रोटोकॉल इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो 1997 में अडॉप्ट किया गया था। और उसको फोर्स में कब लाया गया, 16 फेब 2005, 16 फरवरी 2005 को इसको लागू कर दिया गया। भाई हाँ, इसने काम करना शुरू कर दिया। क्योटो प्रोटोकॉल में टोटल 192 देश है या पार्टीज है जो इसके अंडर साइन किया है इन्होंने ट्रीटी को। हाँ, हम इस जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो रूल आते हैं हम उनको मानेंगे, उनका पालन करेंगे। तो ये 192 कंट्रीज है। और क्योटो प्रोटोकॉल जिन देशों ने साइन किया ना, उनको ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस करना या टारगेट रखे गए हैं, उनको मानना कंपलसरी रखा गया है। हर देश के लिए अलग अलग रिडक्शन टारगेट रखे गए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का टारगेट है ग्रीन हाउस गैस को एमिशन कम करना और एनवायरनमेंट के सूटेबल, क्या कहते हैं उसको, एनवायरनमेंट को हरास करने वाली चीज़ों से बचाना। और डेवलप कंट्री ने इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा किया था, तो उनको ग्रीन हाउस गैस करने का ज़्यादा रिडक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। फर्स्ट स्टेप उनका होना चाहिए। और कोप 7 है जो अपनी 2001 मराकेश अकॉर्ड्स मोरक्को में हुई थी। इसमें क्या किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल के लिए जो डिटेल में रूल एंड रेगुलेशन थे वो कोप 7 में थे, उनको अडॉप्ट किया गया। और प्रिंसिपल क्या कह सकते हैं हम इसके, क्योटो प्रोटोकॉल कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है? इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है गाइस, सीबीडीआर। सीबीडीआर मतलब क्या है, कॉमन बट डिफरेंशिएशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन है लेकिन अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन क्या है, उन्होंने कॉमन क्या काम किया है, उन्होंने ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ज़्यादा किया है। डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि उन्होंने, जैसे डेवलप्ड कंट्री है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने की, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काम तो एक ही है लेकिन उनकी क्या है, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है। डेवलप्ड कंट्री ने इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण ज़्यादा किया है तो उनको क्या है, टारगेट ज़्यादा रखे गए हैं उनके लिए। और डेवलपिंग कंट्री को थोड़ी छूट दी गई है। ये है इसके अंदर। इसके अंदर दो टाइप के पोल्यूट्स आते हैं सीबीडीआर में। फर्स्ट आता है हिस्टोरिकल पोल्यूट्स और सेकंड है रिसेंट पोल्यूट्स। हिस्टोरिकल पोल्यूट्स क्या है, 1990 के तहत इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन हुआ था। तो उस टाइम से जिन कंट्रीज़ ने साथ साथ में क्या किया कि डेवलप्ड कंट्री थे उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज़्यादा किया, ग्लोबल वार्मिंग जैसे कार्य किए, तो इससे हमारा पर्यावरण ह्रास होने लगा, पर्यावरण का नुकसान हुआ। जिन्होंने 150 साल पहले ये काम कर दिया था वो क्या ऐतिहासिक प्रदूषक है।
तो वो उसमें कौन से देश आएँगे? वही आएँगे, ऑब्वियसली बात है, विकसित देश। विकसित देश के पास क्या है, पहले ज़्यादा पैसा था, ज़्यादा कुछ था, उनको अपनी इकोनॉमिक को क्या है सबसे ग्रोथ करनी थी, डेवलप बनानी थी, तो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज़ेशन सबसे ज़्यादा किया था, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन करने की। तो इन्हें क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल पॉल्यूट्स है। इसके अंदर कौन-सी कंट्री आ जाएगी, यूएस आ जाएगा, यूके आ जाएगा, फ्रांस, जापान, रशिया। इन देशों को ग्रीन हाउस रिड्यूस करने का मेन रोल रहा है, मेन रोल है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। इनको टारगेट ज़्यादा मिले है, भई तेरे को इतना करना ही करना है। इनके लिए कोई वो नहीं है, छूट वगैरह। बाइंडिंग टारगेट्स दिए गए हैं इनको। और सेकंड अपना रीसेंट पोल्यूट्स क्या है, डेवलपिंग कंट्री आ जाएँगे जिनके पास पहले रिसोर्सेज़ नहीं थे, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने आफ्टर 1950 में के बाद पॉल्यूशन किया, पॉल्यूशन कर रही है, नॉन बाइंडिंग है, इनके लिए कोई बाइंडिंग नहीं रखी गई कि हाँ, इस सीमा तक आपको करना है, नॉन बाइंडिंग है। इसके अंदर अपने इंडिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, ब्राज़ील आ जाएगा, यूएसए जैसी कंट्रीज़ आ जाएँगी। तो हिस्टोरिकल पोल्यूट्स और रीसेंट पोल्यूट्स 2 टाइप के बता दिए मैंने आपको। हिस्टोरिकल पोल्यूट्स में जो है डेवलप्ड कंट्री है, उनके लिए बाइंडिंग टारगेट है, लेकिन रीसेंट पोल्यूट्स में डेवलपिंग कंट्री है जो 1950 के बाद पोल्यूशन कर रही है और उनके लिए नॉन बाइंडिंग टारगेट रखे गए हैं। इनकी क्या है, कॉमन कार्य है इनका ग्रीन हाउस गैस को रिडक्शन करना, लेकिन क्या है, ज़िम्मेदारी अलग-अलग दे दी। तो डेवलप्ड कंट्री है, उनका क्या है, मेन मेन फोकस उन्हीं का है भई, उनको टारगेट ज़्यादा दिया गया है, उनका मेन टारगेट दायित्व उन्हीं का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिड्यूस करने की। डेवलपिंग देशों पर नॉन बाइंडिंग होने के कारण यूएसए ने इसे हाँ रेटिफाई नहीं किया। यूएसए ने इसे रेटिफाई नहीं किया क्योंकि वो कहता है कि इसमें डेवलपिंग कंट्री को छूट दी गई, इसलिए इसको यूएसए ने रेटिफाई नहीं किया। तो मेन टारगेट गैसेस क्या है, इसके अंदर ना मेन टारगेट गैसेस है, तो 6 मेन टारगेट गैसेस रखी गई है जो इसका कारण है। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, और सल्फर हेक्साफ्लोरा हो गई, परफ्लोरा कार्बन हो गई, नाइट्रो ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गई। ये इसकी मेन 6 गैस है जो ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है। इन्होंने मेन रोल किया है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने और ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने में। तो पार्टीज कौन सी आती है अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल? पार्टीज इसके अंदर क्या है, वो बना दिए गए ग्रुप्स, या कह सकते हैं डिवाइड कर दिया गया कंट्रीज को अलग अलग पेयर में या ग्रुप्स में। तो NX1 है, ध्यान से सुनना गाइस, यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है बट इट इज़ वेरी इजी इफ़ यू अंडरस्टैंड। NX1 क्या है, डेवलप्ड कंट्री आ जाएंगी इसके अंदर। डेवलप्ड कंट्री आपको बताई थी जिनके ऊपर बाइंडिंग टारगेट रखा गया है, यूएस, यूके, रशिया, ETC। इसके अंदर क्या है, वो कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन हो रही है, जो डेवलपिंग से डेवलप्ड में जा रही है, उनको NX1 कंट्री में रखा गया है, जो डेवलपिंग से डेवलप्ड में जा रही है। और इसके अंदर यूक्रेन आ गया, टर्की, सम ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज आ जाएंगे। और NX2 या सेकंड में कौन सी आएगी, जो NX फर्स्ट है उसका सबसेट है ये, जो डेवलप्ड कंट्री है ना वो आ जाएंगे NX2 में। डेवलपिंग कंट्री को टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे ये, और उनको क्या ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। उनको क्या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, भाई हाँ तुम भी करो रिड्यूस, उनके लिए सुविधा प्राप्त कराएंगे। और NX-B कंट्री क्या है, NX-B क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, कंपल्सरी बाइंडिंग टारगेट्स रखे गए हैं रिड्यूस करने के लिए। जैसे फर्स्ट है NX1 क्या है, जिसमें क्या है इकोनॉमी इन ट्रांजिशन जा रही है, वो आ जाएंगी। इकोनॉमी सेकंड क्या है, जो डेवलप्ड कंट्री है, जो सबसेट है वो आ जाएंगी, जो क्या है डेवलपिंग कंट्री को टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी। NX-B क्या है, ये मेन है यहाँ पे NX-B, ये यहाँ पर विकसित देश आएंगे गाइज, जो कंपल्सरी बाइंडिंग टारगेट रखे गए हैं इनको ग्रीन हाउस गैस का एमिशन रिड्यूस करने के लिए। और लास्ट है नॉन NX कंट्री। नॉन NX फर्स्ट कंट्री, इसमें क्या है डेवलपिंग कंट्री आ जाएंगे, जो लो इनकम डेवलपिंग कंट्री है। इसके अंदर कंट्रीज वो आएंगी जिनके ऊपर नो बाइंडिंग टारगेट है, मतलब कोई भी बाइंड नहीं लगा, बाइंडिंग नहीं है इनको भी, हाँ टारगेट नो बाइंडिंग टारगेट रखे गए हैं। इंडिया, चाइना, ब्राज़ील आ जाएंगे इसके अंदर, मोस्टली लो इनकम कंट्रीज आएंगे। और LDC के लीस्ट डेवलप कंट्री, लीस्ट डेवलप कंट्री में भी नो बाइंडिंग टारगेट्स है, कोई बाइंडिंग नहीं लगी हुई इन पे, इनको करना है या नहीं। मेन NX-B है, इसके अंदर NX-B में बाइंडिंग टारगेट रखे गए ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस करने के लिए। और इसकी कमिटमेंट पीरियड है, कमिटमेंट पीरियड क्या है इसके अंदर, अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल देयर आर टू कमिटमेंट पीरियड आते हैं। फर्स्ट आता है 2008 से 2012, और सेकंड कमिटमेंट पीरियड है 2013 से 2020। तो इसका फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड है 2008 से 2012। तो इसमें 37 देश थे जिन पर क्या था, बाइंडिंग टारगेट रखे गए थे। 37 इंडस्ट्रियलाइजेशन देश थे। इंडिया ने इसको 2002 में रेटिफाई कर दिया था, जो यूएस ने था उन्होंने कभी रेटिफाई नहीं किया। और कनाडा था वो 2012 में बाहर आ गया। 37 देशों पर बाइंडिंग टारगेट थे 2008 से 2012 के बीच, ठीक है। और जो क्या है इसकी मेन बात है, डेवलप्ड कंट्री ने 2012 तक 30% तक ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम किया था। क्या इसमें क्या कहा गया कि 1990 के स्तर के मुकाबले 5% तक रिडक्शन करना था ग्रीन हाउस गैस का,
ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीज़ के लिए कमिटमेंट रखा गया था, 5% कम करना था। जैसे 1990 में 10 था तो 5% कम करना है। ये रिडक्शन बाइंडिंग था उनके लिए। और सेकंड जो कमिटमेंट पीरियड है वो है नवंबर 2012 से 2020 तक, सॉरी 2013 से 2020 तक। सेकंड कमिटमेंट पीरियड वाज एग्रीड ऑन इन नवंबर 2012 नोन एज दोहा अमेंडमेंट टू द प्रोटोकॉल। जो ये नवंबर 2012 में साइन किया गया है, जिसे दोहा अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है, इसका टाइम पीरियड 2012 से 2020 तक था। 2019 तक 124 कंट्रीज ने इसको साइन किया था, लेकिन फोर्स में लाने के लिए 144 देशों की साइन या स्वीकृति जरूरी थी। 124 ने इसको साइन कर दिया, लेकिन क्या कहते हैं, इसको स्वीकृति करने के लिए 140 देशों को साइन करना जरूरी था, बट किया नहीं। तो ग्रीन हाउस गैस को 1990 के स्तर से कम 18% करने की प्रतिबद्धता थी। उसमें 5% थी, इसमें 18% रखा गया था। 18%, 18% ज़्यादा हो गया इसमें, ठीक है। इसमें ये कहा गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल के मैकेनिज्म आ गए ये अपने। तो क्योटो प्रोटोकॉल का मैकेनिज्म क्या है, इसके अंदर 3 मैकेनिज्म आते हैं अपने। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आ जाएगा, एमिशन ट्रेडिंग आ जाएगा, जॉइंट इम्प्लीमेशन आ जाएगा। तो जो होते हैं डेवलप्ड कंट्री है, उन्होंने ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा एमिट कर दिया है, उत्सर्जन ज़्यादा कर दिया है, तो क्या है, तो उनका क्या है, कार्बन क्रेडिट है वो लॉस हो जाएगा एक टाइम पर। उनके पास 20 है ना, मान लो 20 इनके पास कार्बन क्रेडिट है, तो उन्होंने क्या है ज़्यादा एमिट कर दिया, तो उन्हें क्या है कार्बन क्रेडिट लॉस हो जाएंगे। कार्बन क्रेडिट लॉस हो जाएंगे तो क्या करेंगे, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में, तो वो कोई भी डेवलपिंग कंट्री है या लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री है, उसमें क्या है कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे या फाइनेंशियल सपोर्ट दे देंगे, जिसके कारण क्या वहाँ पर कोई एनर्जी या सोलर या विंड से कोई क्या कहते हैं प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे, क्लीन एनर्जी का वाला कोई प्रोजेक्ट। और उनको क्या है, अगर उस देश में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कम होगा तो उनको क्या है कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। तो ऐसे वो क्या है अपने कार्बन क्रेडिट प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे फ्रांस के पास देखो एग्जांपल देखो, फ्रांस के एनएक्सपी में आता है बाइंडिंग टारगेट थे 100 और उसने 150 कर दिया। AAU मतलब असाइन अमाउंट यूनिट कर दिया, 150 कर दिया, ठीक है। उसके पास अब कार्बन क्रेडिट रही नहीं, 50 ज़्यादा कर दिया, तो वो क्या करेगा, नॉन एनेक्स कंट्री है जैसे इंडिया है, इंडिया में कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर देगा जो इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली हो, सोलर का, विंड का, जिससे क्या है CO2 का, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसको कार्बन क्रेडिट मिलेंगे, उसको प्रॉफिट होगा ऐसे, और वो क्या है क्रेडिट गेन करेगा। सेकंड अपना एमिशन ट्रेडिंग। एमिशन ट्रेडिंग में क्या होता है, कार्बन क्रेडिट है उनका व्यापार होता है, लेन देन होता है। जैसे किसी कंट्री है कोई भी जो अपनी डेवलप्ड कंट्री है, उसने ज़्यादा कर दिया, 100 यूनिट थी उसने 150 कर दिया, तो वो दूसरी यूनिट क्या करेगा, तो जो जिस कंट्री ने कम अमाउंट में किया है कार्बन CO2 एमिशन, तो वो उसे क्या है खरीद लेगा, परचेज कर लेगा। एक कार्बन क्रेडिट 1 टन CO2 के बराबर है, ठीक है। तो कार्बन क्रेडिट प्राइस होता है, जैसे एग्जांपल देखो, फ्रांस है 100 यूनिट है तो 120 कर दिया, 20 प्लस क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया है उसका 100 है उसने 80 किया है, तो वो क्या करेगा उससे 20 यूनिट ले लेगा, परचेज कर लेगा, ठीक है। उसके पास यूनिट से जिस जिसने ग्रीन हाउस गैस इमिट कर लिया है वह कम ग्रीन हाउस इमिट वाली कंट्री से परचेज कर लेगा। तो थर्ड है इसका जॉइंट इम्प्लीमेशन। जॉइंट इम्प्लीमेशन में क्या आएगा कि इसमें क्या होगा, डेवलप्ड कंट्री के बीच में क्या होगा, आदान प्रदान होगा, कोई भी चीज़ का होगा, लेन देन होगा। नेक्स्ट बी कंट्री है जो दे रही है वो भी, और ले रही है वो भी एनेक्स बी कंट्री है। तो ये मैकेनिज्म अलो करता है एक कंट्री को कि जिसने क्या है कि बहुत ज़्यादा कर दिया है ग्रीन हाउस गैस का एमिशन, तो वो दूसरे जो एनेक्स बी कंट्री है उसमें कोई बढ़िया प्रोजेक्ट लॉन्च कर देगी और वहाँ से क्या है अपना कार्बन क्रेडिट गेन करती है। साइन अमाउंट ऑफ यूनिट से ज़्यादा कर देते हैं, मान लो फ्रांस है इसने 100 है और इसने असाइन अमाउंट यूनिट से ज़्यादा कर दिया, 150 कर दिया, तो इसका 50 प्लस हो गया ना, ज़्यादा 50 कार्बन क्रेडिट इसने खो दिए, 50 ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, जो एनेक्स बी कंट्री है यानी कि डेवलप्ड कंट्री है उसमें एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, वहाँ पर ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन होगा, ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन होगा तो इसको क्या कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। तो ऐसे कर कर ये अपना प्राप्त कर लेता है कार्बन क्रेडिट। तो अब अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज को लीड करने के लिए परफेक्ट या इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल या ट्रीटी थी क्योटो प्रोटोकॉल। और ये डेवलप्ड कंट्री ने ग्रीन हाउस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड तो एमिशन को कम करने का मेन कार्य किया है, ठीक है। थैंक यू गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।